वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस। दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो उसमें शुरू करते हैं, आइए। और उम्मीद है आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, जिससे कि हमें थोड़ा याद रहे। और आप भी जानते हो कि बिना लिखे और बिना दोहरान किए हम इसको किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ की जब बात करते हैं तो सबसे मूलभूत चीज़ इसमें आती है हमारे जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसमें हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम है। लगभग कह सकते हैं कि केवल 2% पानी ही पीने योग्य है, और उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा पानी ग्लेशियर वगैरह में जमा है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी पृथ्वी पर ही जो पानी है तीनों अवस्थाओं में, वाष्प, द्रव और ठोस। सामान्य बात करें तो वाष्प के रूप में बादल, द्रव के रूप में बात करें तो पानी, और ठोस के रूप में हम जानते हैं ये है बर्फ़। ये तीनों अवस्थाओं में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। और उसका कारण भी आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से एक बिल्कुल ही निश्चित दूरी पर है। उससे पहले जो ग्रह है जैसे बुध है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और पृथ्वी पर यानी कह सकते हैं एक बहुत ही निश्चित दूरी है। और इसके बाद मान लीजिए बृहस्पति है, काफ़ी हमारे जुपिटर, यहाँ पर बर्फ़ के रूप में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाष्प है, और यहाँ पर द्रव अवस्था में भी है, ठोस में भी है, वाष्प में भी है, और यहाँ पर केवल ठोस अवस्था में है। और इसके बाद वाले हैं उन पे तो काफ़ी ही ज़्यादा ठोस अवस्था में बर्फ़ होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जल हमें जो मिलता है पीने प्राकृतिक तौर पर, उसमें कई तरह के कण और सूक्ष्मजीव होते हैं। उनमें से कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं तो कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल के गुणों की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बिंदु आता है कि सामान्य आँखों से देखे जाने वाले कोई भी वनस्पति के कण या मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। सामान्यतः कह सकते हैं कोई भी इसमें कण नहीं होने चाहिए जिनको हम नेकेड आइज से आसानी से देख सकें, वो इसमें नहीं होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, O2 होनी चाहिए इसमें। आजकल एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं फैशन चल रहा है, लेकिन वो नुकसान देता है कि आरओ में हम काफ़ी सारे गैसों को और मिनरल्स को निकाल देते हैं, पानी में कुछ भी बचता नहीं है, जबकि उसमें होने चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि हमारे शरीर में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, इसलिए हमें पानी भी खूब पीना चाहिए, जिससे हमें कोई रोग ना हो या फिर हमारे कोई बीमारियां ना हो। फिर हम देखते हैं इसका पीएच लेवल, वो भी एक निश्चित मान पर होना चाहिए। उसमें ऐसी कोई अशुद्धियाँ ना हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो रहा हो। इसीलिए हमसे डॉक्टर कहता है कि पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी हमें पीना ही चाहिए। और हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमें काफ़ी सारी बीमारियों से, जब हम पानी पीते हैं तो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। फिर इसमें हम आप देखते हैं कि कुछ ये हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है।
और फिर पर्याप्त मात्रा में जब हम पानी पीते रहेंगे तो हमारे फुर्ती चुस्ती बनी रहेगी, शरीर में थकान का एहसास नहीं होगा। पानी से शरीर में फाइबर जो होते हैं वो अपना अच्छा काम कर पाते हैं, तो ये फाइबर को भी काम करने में सहयोग करता है। जो हमारे रेशे हम भोजन में लेते हैं ये उन फाइबर को बूस्ट करता है एक तरह से, तो उसके लिए भी हमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और होती है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो इसलिए पानी हमारे पास है उसको हमें काफ़ी हिसाब से काम में लेना चाहिए, और पीने के लिए पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और इसमें हमें देखने को मिलती है कि एक अभी अपने पाठ में भी बिंदु आएगा, मोटापा यानी चर्बी के जमाव को ये रोकता है। अगर पानी हम पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो चर्बी के जमाव को भी रोकेगा, और उसके अलावा ये काफ़ी सारी एलर्जी को भी कम करता है। पानी जो कम पीते हैं उनको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती रहती है, लेकिन पानी ज़्यादा पीने वालों को एलर्जी की संभावना कम हो जाती है। और भी हम देखते हैं फेफड़ों का संक्रमण है जो लंग्स में कुछ लोगों को होता है, उसको भी कम करता है। आंत की बीमारियां हैं उनको भी नहीं होने देता है। इसलिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। आपने सुना भी होगा, पथरी किसी के ब्लैडर में या कहीं पे भी कोई पथरी होती है तो डॉक्टर उससे कहता है पानी खूब पिया करो। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, ये हमें पथरी की बीमारी से भी बचाता है, और फिर आगे हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम जैसे रोग हैं वो भी दूर रहते हैं। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। अब हम इसमें अगले बिंदु में देखते हैं कि दूषित जल के दुष्प्रभाव। अगर हम पानी साफ नहीं है और उसका उपयोग करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब दूषित जल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, और हम इनको जानते भी हैं कि इसमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि ऐसे हैं जो इसमें हमारे शरीर में वो रोग पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं गंदे पानी से वायरल संक्रमण है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसमें हम और आगे देखते हैं, वायरल संक्रमण के अलावा इसमें हमें हेपेटाइटिस जो हमारे लीवर का रोग होता है, हेपेटाइटिस के बाद और फ्लू है, कॉलेरा है, ये बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। टाइफाइड है, पीलिया है। इसलिए हमें पानी, स्वच्छ पानी ही काम में लेना चाहिए। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें अगला बिंदु है अध्याय में मोटापा, ओबेसिटी, जिसमें आप जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा भारी शरीर हो जाता है और उससे कई बीमारियां होने लगती हैं। तो थोड़ा सा आप नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, मोटापा या ओबेसिटी, जो एक ऐसी बीमारी है कि एक बार पीछे पड़ जाती है तो फिर हम इसको घटाने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये घटती नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि हमारे शरीर का एक भार सूचकांक होता है, शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं BMI। अब ये बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बॉडी मास कितना होना चाहिए हमारे, ये इसको हम कह सकते हैं ये हमारे लंबाई और भार का अनुपात होता है। अब ये अनुपात कितना होना चाहिए कि जब ये 25 किलोग्राम प्रति मीटर
यानी हमारी हाइट 25 केजी प्रति 1 मीटर पर होना चाहिए। अब बाद में तो करीब 60 केजी पहुंच जाता है। और फिर जब ये 30 केजी से अधिक हो गया, 30 केजी प्रति 1 मीटर से जब अधिक हो जाता है, औसतन हम कहते हैं कि 55 केजी या 52 केजी 60 केजी के लगभग हमारा वजन होना चाहिए। लेकिन जब ये हमारा 70 केजी 80 केजी 40 या 50 केजी पर मीटर से ऊपर निकलता है तो वो ओबेसिटी कहलाती है, और इससे फिर बहुत सारे रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ में ही आता है, तो इसको भी हमें हमारी दिनचर्या सही रख के रोकना चाहिए। जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, और फिर नींद के दौरान बहुत से लोग खर्राटे लेते हैं, घर वाले सारे दुखी हो गए। फिर इसमें हम देखते हैं कि और भी कई कैंसर है, अस्थि संधियों के जोड़ वगैरह की समस्याएं वो भी बढ़ने लग जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें मोटापे से बचना चाहिए। अब इसमें हमें मोटापा या शरीर का वजन बढ़ना है तो ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। खाते अधिक हैं, पचाते कम हैं, ऊर्जा इकट्ठी होगी, मोटापा बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि चर्बी युक्त भोजन करना, इसके अलावा जंक फूड हैं जो अपन फास्ट फूड वगैरह हैं, पैकिंग में आते हैं, कृत्रिम भोजन, कम व्यायाम, दिनचर्या खराब है तो उससे भी ये बीमारियां होती हैं। आगे हम इसमें देखते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का दूसरा बिंदु आता है। ये तो था हमारा मोटापा या ओबेसिटी। अब दूसरा है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। अब ये क्या है, हमारे सामान्यतः शरीर में जो रक्त का बहाव है, रक्त वाहिनियाँ में जब बहता हुआ रक्त दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे रक्तचाप कहते हैं। धमनियों में वह क्या करता है, नलिकाओं में जब जाता है हमारे शरीर में तो सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाता है, और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसका सामान्यतः हम नापते हैं 120/80। ये एक सामान्य नाप होती है जो कुछ हम स्फाइग मैनोमीटर द्वारा हमारे डॉक्टर उसको मेज़रमेंट करते हैं और हमें बताते हैं। यानी कि ये रक्तचाप पारे के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। अब इसी में हम देखते हैं कि 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़ों में रक्तचाप नापा था। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, नोट करते चलिए। और फिर 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रक्तचाप में भी हमारे दो भाग होते हैं। पहला तो है निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर, और दूसरा भाग है इसका हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप। अब इनमें क्या विभेद है वो देखते हैं थोड़ा सा, कि निम्न रक्तचाप में तो क्या है, नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है या उसका दाब कम हो जाता है। और इसमें प्रवाह अधिक हो जाता है। इसके बाद हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें हम जैसे देखते हैं ताज़े फल हैं और उनका प्रयोग ज़्यादा करें और डिब्बाबंद सामग्री का प्रयोग कम करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस। अगले भाग में इसका तीसरा बिंदु पढ़ेंगे इस पाठ का हम, और जल्द ही वो भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।